हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 4 का साइंस चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाली हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 1 है माय बॉडी। इस चैप्टर को मैं आपको पूरा अच्छे से हिंदी में समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 1। तो देखिए, इन प्रीवियस क्लासेज यानी कि आपने पिछली क्लास में हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, जैसे कि टंग, ईयर, स्किन, नोज़ और आइज़ के बारे में। ये सब पार्ट जो हमारे बॉडी में होते हैं ये कहाँ होते हैं? आउटसाइड में होते हैं, बाहर में होते हैं। इन्हें हम देख सकते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। लेकिन कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स जो हमारी बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, बाहर से नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे पार्ट्स जो होते हैं उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर हैं और वे हम नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के पार्ट्स लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया हमारे इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे इंटरनल पार्ट हैं। तो इनमें से आप कोई सा भी यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। आवर बॉडी इज़ ए वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि हमारा जो बॉडी है वह एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी कि बहुत ही जटिल सिस्टम है। और इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से ये एक मशीन की तरह काम करता है। और ये जो ऑर्गन्स हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन, ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग सिस्टम्स को बनाते हैं। जैसे कि एक सिस्टम ये बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बनता है? तो देखिए, माउथ, फूड पाइप, स्टमक और इंटेस्टाइन, इन सब डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना क्या होता है? फूड में कई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, यानी कि बहुत ही जटिल मटेरियल होते हैं। तो इसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सिंपलर फॉर्म में, यानी कि सिंपल फॉर्म में टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करके इसको तोड़ता है, और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा माउथ है, ये हमारे इस डाइजेशन के प्रोसेस में किस तरह से हेल्प करता है। तो हम 1 बाय 1 करके ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पिक्चर से एक बार समझ लीजिए आप। देखिए, सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे माउथ में जाता है। तो ये माउथ हमारा फर्स्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद ये ऑइसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, वहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम और एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए पहले माउथ के बारे में देखते हैं। आप अपने फ्रेंड को, किसी फ्रेंड को, उसको मुंह खोलने बोलिएगा और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। तो आप क्या देख पाएंगे कि उसके मुंह में दांत हैं, टंग यानी कि जीभ है, तो ये सब उसके माउथ में है। तो अभी दांत क्या है? तो दांत के बारे में देखते हैं हम, टीथ के बारे में। टीथ जो हमारे माउथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे हम खाने को काटते हैं, चबाते हैं, और ये हमारे फेस को शेप भी देता है और क्लियरली हम बोल भी पाते हैं दांत के कारण। आपने अगर नोटिस किया हो, अगर नहीं किया हो तो आप कभी नोटिस करके देखिएगा, जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं जिनके दांत पूरे टूट गए होते हैं, तो उनके फेस का शेप जो है गाल का, वो अंदर थोड़ा सा गड्ढा ऐसा हो जाता है, अंदर की ओर उनका फेस धंस जाता है, और वे जो बोलते हैं ना वो भी क्लियरली समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि दांत उनके नहीं होते हैं इस कारण से। अब हमारे 2 सेट होते हैं दांत के। कितने सेट होते हैं? टोटल 2 सेट्स हमारे टीथ के होते हैं। जब बेबी जन्म लेता है तो उसके कोई दांत नहीं होते हैं, लेकिन जब वह 6 मंथ का हो जाता है तब उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, और टाइम के साथ धीरे धीरे जब वह 3 इयर्स का होता है तब तक उसके पूरे 20 टीथ का एक सेट उसका निकल जाता है। और ये सारे जो टीथ होते हैं ना 20, ये टेम्प्रोरी टीथ होते हैं, और इन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। तो देखिए, टीथ जो टेम्प्रोरी टीथ हैं इन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, और ये 20 होते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब 6 इयर्स का बेबी हो जाता है तो 6 ईयर्स से 12 ईयर के बीच में बच्चे के जो मिल्क टीथ होते हैं, जो कि 20 थे, वो एक एक करके अब टूटने शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पे दूसरे दांत निकलते हैं।
तो ये जो नए दांत निकलते हैं इन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट रहते हैं, ये फिर लाइफ में दोबारा नहीं टूटते हैं। अगर ये टूट जाते हैं तो फिर दोबारा दांत नहीं निकलता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये 32 होते हैं। तो इस तरह से देखा हमने कि दांतों के दो सेट होते हैं, टेम्प्रोरी और परमानेंट। टेम्प्रोरी 20 होते हैं और परमानेंट 32 होते हैं। अब टाइप्स ऑफ टीथ देखते हैं, हमारे दांत कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट देखिए फ्लैट टीथ। तो ये फ्लैट टीथ क्या है, तो देखिए यहाँ पिक्चर में जो आगे फ्रंट में हमारे दांत होते हैं 4 टीथ ऊपर और नीचे में, उन्हें हम फ्लैट टीथ कहते हैं। और इसका यूज़ हम काटने और फूड को कटिंग करने, बाइटिंग करने यानी काटने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन्हें इंसीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैट टीथ को हम इंसीजर्स भी कहते हैं। ये 4 होते हैं, अपर जॉ यानी कि ऊपर वाले जबड़े में, और लोअर जॉ यानी कि नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं। इसके बाद आता है हमारा पॉइंटेड टीथ। तो जो पॉइंटेड टीथ होता है वो जो हमारा फ्लैट टीथ आपने देखा ना, ये 4 फ्लैट टीथ, इसी के जस्ट बगल में एक दोनों साइड, और इसी तरह से ऊपर में भी एक होते हैं। और ये बहुत ही शार्प होते हैं। जो दोनों के दोनों ये 4 जो होते हैं फ्लैट टीथ, ये चारों फ्लैट टीथ के साइड में होते हैं पॉइंटेड टीथ। ठीक है, तो ये बहुत ही शार्प होते हैं, इसलिए हम इन्हें पॉइंटेड टीथ कहते हैं। इसका यूज़ फूड को टीयरिंग करने के लिए, यानी कि कोई हार्ड फूड होता है इसको काटने के लिए, फाड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इन्हें कैनाइन्स के नाम से जाना जाता है। और ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर फ्लैट टीथ के साइड में। नेक्स्ट हमारा है ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ, यानी कि चौड़े और उठे हुए दांत। ये दांत हमारे मुंह में पीछे की साइड में होते हैं और ये ब्रॉड और ग्रूव होते हैं। इनका यूज़ हम चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए फूड को, यानी चबाने के लिए, पीसने के लिए करते हैं। और इन्हें हम प्री मोलर्स और मोलर्स के नाम से जानते हैं। ये टोटल 8 प्री मोलर्स होते हैं, जो कि अपर जॉ और लोअर जॉ में 4 होते हैं। ये कैनाइन्स के नेक्स्ट होते हैं। देखिए यहाँ फिगर में बना हुआ है, ये कैनाइन्स के जस्ट बगल में 2 इधर, 2 इधर, और उसी तरह 2 ऊपर और 2 ऊपर, टोटल 4 नीचे और 4 ऊपर में होते हैं। तो जो मोलर्स होते हैं वो प्री मोलर्स के बाद आते हैं, यानी कि कैनाइन्स के बगल में आपका मोलर आया और उसके बाद सबसे पीछे फिर प्री मोलर आ गया। नहीं, कैनाइन्स के बगल में आपका प्री मोलर आया, उसके बाद आपका पीछे में जो सबसे पीछे है वो मोलर हो गया। ठीक है, देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल। टोटल 12 मोलर्स होते हैं, 6 अपर जॉ में होते हैं और 6 लोअर जॉ में होते हैं। यहाँ पे आप जो ये टीथ का जो फिगर दिया हुआ है इसको देख करके समझिएगा कि यहाँ पे सब में देखिए मार्क किया हुआ है कि फ्लैट टीथ है, ये पॉइंटेड टीथ है, और ये जो सबसे पीछे वाले हैं ये मोलर हैं, और पॉइंटेड टीथ और मोलर के बीच वाला जो है वो प्री मोलर है। अब नेक्स्ट देखते हैं केयर ऑफ टीथ। दांतों की हमें देखभाल भी करनी ज़रूरी है, क्यों हमारे जो दांत हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें इनकी देखभाल ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम इनकी केयर नहीं करते हैं तो ये क्या होंगे, दांत सड़ जाएंगे और उसके बाद वो गिर भी सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें हर दिन 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। और हर बार खाना खाने के बाद हमें अपना मुँह कुल्ला करना चाहिए। और कोई भी स्वीट या शुगरी स्नैक्स हो, यानी इसमें चीनी वाला स्नैक्स हो या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उससे बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए स्वीट और शुगरी स्नैक्स से। ठीक है, और फिर हमें रेगुलरली डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारे दांत सही हैं या कुछ उनमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसलिए रेगुलर हमें हर 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में अपने दांत को चेक करवाते रहना चाहिए। और हमें फ्रूट्स जैसे कि एप्पल या गुआवा, वेजिटेबल जैसे कि रेडिश और कैरोट, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं ना ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो इससे जो हमारे गम्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। हमें क्या करना चाहिए, अपने टंग को हमारे टंग में जो जर्म्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें टंग क्लीनर का यूज़ करना चाहिए और टंग को साफ़ करना चाहिए। हमें कैल्शियम रिच फूड जैसे कि अंडे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है उसे खाना चाहिए, जिससे कि हमारे दांत क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अब यहाँ पे हमें ब्रश करने के कुछ तरीके बताए गए हैं जिसको फॉलो करके आपको ब्रश करना चाहिए। जैसे कि देखिए फ्रंट में किस तरह से करना है, फ्रंट में ब्रश को अप और डाउन करके करना है, और फिर देखिए यहाँ पर भी ब्रश अप एंड डाउन करके बैक साइड में करना है,
और फिर उसके बाद साइड में इस तरह से राउंड शेप में करना है, यानी कि ब्रश को ऐसे ऐसे राउंड शेप में घुमा करके साइकिलिंग की शेप में घुमा के ब्रश करना होता है। आगे डू यू नो में देखिए क्या बताया जा रहा है। जो शुगर और बैक्टीरियाज होते हैं हमारे दांतों में अगर लंबे समय तक रह जाते हैं तो इससे हमारे दांत सड़ सकते हैं। हमारे दांतों का जो वाइट आउटर कवर है ना, जो हमारे दांत वाइट दिखते हैं, तो इसके ऊपर एक वाइट कलर का कवर है बाहरी से जो दिखता है, इसे हम इनेमल कहते हैं। और ये हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यानी कि सबसे हार्ड, सबसे कठोर जो सब्सटेंस हमारे बॉडी का है वह यही इनेमल है। नेक्स्ट हमारा टंग है। तो टंग हमारे माउथ में एक सॉफ्ट और मूवेबल पार्ट होता है जो हमारे मुंह में होता है। इसका यूज़ हम टेस्ट करने के लिए, चाटने के लिए और फिर बोलने के लिए करते हैं। इसके हेल्प से हम खाने को अपने फूड पाइप में, यानी कि अंदर निगलने में हेल्प मिलती है हमें। इससे टंग से ही उसको पुश करते हैं हम, तो हमारा खाना अंदर जाता है। क्या आप जानते हैं जो टंग का हमारा जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो कहाँ पे हमें कैसा टेस्ट लगता है? तो देखिए फ्रंट में, यहाँ पे डू यू नो में बताया गया है कि फ्रंट में जो हमारा टंग है वहाँ पे हमें स्वीट के लिए वो सेंसिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे हमें जल्दी स्वीट लगेगा। साइड वाले पार्ट जो होते हैं दोनों साइड, ये सॉर और सॉल्टी के लिए होते हैं, और बैक वाला पार्ट बीटर के लिए, टेस्ट के लिए होता है। टीथ और टंग के साथ अब देखिए, टीथ और टंग के साथ हमारे मुंह में 3 पेयर्स होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स के, और इनका काम क्या होता है? सलीवा सीक्रेट करना। सलीवा क्या हुआ? जो हमारे मुंह में लार बनता है, तो ये लार हमारे मुंह में कहाँ से आता है? तो सेलिवरी ग्लैंड से आता है। ये सेलिवरी ग्लैंड का काम होता है हमारे मुंह में लार सीक्रेट करना। तो इस लार का क्या काम होता है, चलिए आगे हम इसमें देखते हैं। अब जो हम फूड खाते हैं, हमारे माउथ में जो फूड जाता है, तो यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले क्या होता है कि टीथ इन फूड्स को चबाता है, दांत इन खाना को चबाता है और इसको स्मॉल पीसेज में तोड़ता है, और यहीं पे फिर सलीवा फूड में हमारे मिक्स हो जाता है और उसको सॉफ्ट बना देता है। उसके बाद सलीवा जो है वो हमारे फूड को सलीवा जो है इस इंसॉल्युबल स्टार्च को, जो हमारा फूड होता है इंसॉल्युबल स्टार्च के रूप में होता है, इसे सोल्यूबल शुगर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। सोल्यूबल शुगर यानी कि जो घुल जाने वाला हो। इस तरह से आपने कभी नोटिस किया होगा या आप करिएगा तो देखिएगा आप कि अगर आप चपाती को काफ़ी लंबे टाइम तक मुंह में चबाते हुए रखते हैं तो फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे ये इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा स्वीट होते चला जाता है। ये क्यों होता है? ये हमारे फूड में जो सलीवा का एक्शन है उसके कारण से होता है। ये सलीवा क्या करता है, हमारे फूड को सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण से वो थोड़ा हमें मीठा लगने लगता है। प्रॉपर डाइजेशन के लिए, फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम फूड को अच्छे से चबा करके खाएं। नेक्स्ट हमारा स्टमक है। अब माउथ से जो हमारा फूड है वह फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में एंटर करता है। स्टमक क्या है? तो स्टमक एक मस्कुलर बैग है। मस्कुलर बैग यानी कि मांस का बना हुआ बैग टाइप का है, ऑर्गन है हमारे, जो हमारे अंदर होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये। तो ये हम एक मस्कुलर बैग है और इसमें फूड जा कर के स्टोर हो जाता है फ्यू आवर्स के लिए, यानी कुछ घंटों के लिए जा कर के फूड यहाँ पर स्टोर हो जाता है। और इस दौरान यहाँ पर फूड में डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से आते हैं? तो ये डाइजेस्टिव जूसेस जो स्टमक का जो वाल है, स्टमक की दीवारें हैं, किनारे हैं, उनसे ये डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होती हैं, निकलती हैं और इस फूड में यहाँ पर मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फूड जो है पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। अब उसके बाद ये फूड हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फ्रॉम द स्टमक द फूड पास इनटू ए लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो अब स्टमक के बाद हमारा फूड पास होकर के जहाँ जाता है, जो कि एक बहुत ही लंबा और कॉइल स्ट्रक्चर का इस तरह से बना हुआ होता है, जिसे कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो यहाँ पे चला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर लीवर और पेनक्रियाज जो है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। लीवर और पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने डाइजेस्टिव जूसेस को पोर करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं, उसमें डालते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूसेस फूड में मिक्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है।
द वाल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल्स होती हैं, दीवारें होती है, वो इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसे ब्लड में पास कर देती है। उसके बाद ये ब्लड क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी के अन्य पार्ट तक और सभी पार्टों तक पहुंचाता है, उसी जिससे कि हमारे शरीर में एनर्जी आती है, हम चल फिर सकते हैं, काम कर पाते हैं। आप देखिएगा भूखे रहिएगा तो आपके शरीर में एनर्जी कम लगेगा, जब खाते हैं तो फिर यही डाइजेस्टिव जूसेज हमारे ब्लड से हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है तो हमें एनर्जी आ जाती है, इसी से हमारी बॉडी ग्रो भी करता है। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाता है। और डू यू नो में देखिए क्या दिया गया, जो लीवर है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो हमारा है इन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे अब वहाँ पे तो जो डाइजेस्टेड फूड था, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, उस सबको स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसे अब लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया गया। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर उस वाटर को ब्लड में पास कर देता है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड और सेमी सॉलिड वेस्ट बच जाता है, ये जाके रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और यहाँ इसके बाद ये एनस के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। खाना खाने के दौरान ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हम जो खा रहे हैं और जो कैसे खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, ये ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए, हमें खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए। खाने को निगलने से पहले अच्छे से चबाना चाहिए। खाना चबाने के दौरान हमें बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। हर दिन हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना चाहिए। एक बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है जिसमें हमारे हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जैसे कि दाल भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, चावल भी है, रोटी भी है, दूध भी है, फ्रूट्स भी है। इस तरह से हर चीज़ें बैलेंस करके लिए, ताकि हमारी बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिशन मिल सके। टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स, यानी कि एक फिक्स इंटरवल के बाद हमें फूड खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार सुबह खा लिया फिर दिन भर नहीं खाया, या हर 5-10 मिनट के बाद खा रहे हैं, कभी 1 घंटे के बाद खा रहे हैं, कभी 6 घंटे के बाद खा रहे हैं, तो कभी 5 मिनट के बाद खा ले रहे हैं। ऐसा नहीं, एक फिक्स इंटरवल रखें कि हाँ सुबह खाया, दोपहर खाया, शाम खाया, रात खाया, इस तरह से। और हर दिन हमें 8 से 10 गिलास तक पानी पीना चाहिए। अब डू यू नो में देखिए बताया जा रहा है कि जो फूड हम कुक करते हैं तो इससे फूड क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और डाइजेस्टेबल हो जाता है, यानी कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और कुक करने से इसमें जो भी जर्म्स प्रेजेंट अगर होते हैं तो वो मर जाते हैं, और इट में प्रेजेंट इन द फूड, जो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं अगर कुछ हैं तो वो मर भी जाते हैं, जिससे कि हमें हार्म नहीं होता है। ईटिंग फ्रेश, यानी कि फ्रेश यानी ताज़े और साफ़ फूड हमें खाना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इस बारे में देखते हैं। तो वी ईट रॉ एंड कुक्ड, यानी कि हम कच्चा और साथ ही साथ कुक्ड फूड भी खाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कच्चा कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड, ये दोनों के दोनों कैसे हमारे लिए कई सारे इन्फेक्शंस का सोर्स बन सकते हैं। अनवाश, यानी कि बिना धुले हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत सारे जर्म्स कैरी करते हैं, और जो कि बहुत सारे तरह के डिजीज़ेस का कारण बन सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। अगर हम इन्हें बिना धोए खाते हैं तो उससे कई सारे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग और भी कई अन्य स्टमक एलिमेंट्स यानी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो सकता है। जो भी बिना धुले हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें कई सारे प्रकार के जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके अंडे वो कैरी कर सकते हैं। हो सकता है उसमें ऐसा हो, और ये अंडे इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नेक्ड आइज़ यानी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप वगैरह से ही देख सकते हैं। और जब ये एग्स हमारे ह्यूमन बॉडी के बीइंग के बॉडी में यानी कि उसके स्टमक में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर ये हैच हो जाते हैं, यानी कि अंडे फूट जाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे वहाँ पर क्या होता है, वॉर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और उसके बाद ये वॉर्म्स जो है हमारे स्टमक में ही रहते हैं, और जो भी फूड ह्यूमन बीइंग के द्वारा खाया जाता है उसे ये कंज्यूम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस ह्यूमन बीइंग को जो है जो एनर्जी मिलना चाहिए, उस फूड से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। जो वैसे लोग जिनके पेट में वॉर्म्स होते हैं वो जनरली देखने में वीक दिखते हैं, कमज़ोर दिखते हैं, पीले, यानी उनका चेहरा हल्का पीला सा दिखेगा, और फिर वे अनहेल्दी भी दिखते हैं। और ये छिले हुए और कटे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कि खुले में रखे रहते हैं उनमें फ्लाई, डस्ट ये सब बढ़ सकते हैं, जिसके कारण से बहुत से तरह के जर्म्स जो है हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और इस कारण से कई सारे डिजीज़ेस हो सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस, कोलेरा एट्सेट्रा।
अब कुछ कुक्ड फूड जब हम काफ़ी समय तक अनकवर्ड रख देते हैं, यानी बिना ढके रख देते हैं, या फिर उसे अनरेफ्रिजरेट यानी फ्रीज में नहीं रखते हैं, खाना बना के हमने सुबह में रख दिया, रात तक या अगले दिन तक छोड़ दिया काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उसमें क्या होता है, वो फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाता है। उसमें कई तरह के जर्म्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और ये जर्म्स क्या हैं, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं फूड में, और जब हम वैसा खाना खा लेते हैं तो उसके कारण से हमें वॉमिटिंग या फिर डायरिया होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है डू यू नो। ये बहुत ही ज़रूरी है कि कोई पर्सन जो कि अगर उसे डायरिया है या वॉमिटिंग हो रहा है तो उसे हमें बॉईल किया हुआ वाटर ठंडा करके उसमें कुछ अमाउंट में शुगर और सॉल्ट मिला करके देना चाहिए। तो आपका चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।